जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीडीएस पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा हमारी जो लास्ट ज्योग्राफी की वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपको वो वीडियो इतनी पसंद आएगी और मैं आपको ये वादा करता हूँ दोस्तों, आपको इस हिस्ट्री के एनालिसिस से भी चीज़ें बहुत कुछ सीखने को मिलेंगी और आपको ये वीडियो भी बहुत ही अच्छी लगने वाली है। दोस्तों, पहले तो मुझे ये देखकर बहुत दुख हुआ कि इस बार का सीडीएस एग्ज़ाम में जो इन्होंने हिस्ट्री पूछी है, सर कोई भी चीज़ पूछने के पीछे कोई कारण होता है, कोई रीज़न होता है और सामने वाले स्टूडेंट के सामने एक होप होती है कि यार वो बच्चा कल हिस्ट्री तैयार करे तो कहाँ से करे। ठीक है, अभी तक आप देखेंगे 20 क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री में पूछे जाते थे। उन 20 क्वेश्चनों में मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन हमारे आउट ऑफ द बॉक्स हुआ करते थे। हम उसमें सेटिस्फाइड थे कि यार चलिए कोई बात नहीं, 10 क्वेश्चन हमारे नहीं बन पा रहे तो 10 तो बन पा रहे हैं, 10 तो सोर्सेस हैं। पर इस बार सर मेरा तो सर ही हिल गया। काफ़ी पिछले मान के चलिए कि पिछले 48 घंटों से सर मेरी ड्रास्टिक एनालिसिस चल रही है, होलिस्टिक एनालिसिस चल रही है कि हिस्ट्री के सोर्सेज को कैसे निकालूं, कहां से निकालूं, क्या क्या करूं, कौन कौन से सोर्सेज को ढूंढूं। सर मैंने क्या क्या नहीं छान लिया। हालांकि हिस्ट्री का सोर्सेज कुछ हद तक हम लोग यहां पर लेकर आए हैं और बस देखकर इस चीज़ का बुरा लग रहा है कि इन्होंने कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा। मतलब यार क्या ही मैं कहूँ, हिस्ट्री के लिए मैं आपको सजेस्ट कर ही नहीं पा रहा हूं कि मैं आपको क्या बोलूं कि इन्होंने यहां से पूछा है, वहां से पूछा है, आप ये पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए। पर फिर भी देखिए, ठीक है, इन्होंने अपनी तरफ से जो किया सो किया। मैं फिर भी आपको इस वीडियो के एंड में एक सजेशन जरूर दूंगा कि हिस्ट्री में हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। और मैं सीरियसली बोल रहा हूं दोस्तों, अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो आप हिस्ट्री को उसी तरीके से प्रिपेयर करिएगा। ठीक है, तो हिस्ट्री की एनालिसिस को शुरू करते हैं और मैं दिखाता हूं आपको कि इन्होंने कहां कहां से क्या क्या पूछा है, कहां कहां से पूछा है। मतलब सर देख कर ही मेरा सर चकरा गया कि भाई ये यूपीएससी को हो क्या गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से और आपको पहला जो शॉक मैं दूंगा वो इसी क्वेश्चन के साथ दूंगा। दोस्तों यहां पर कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सवाई जयसिंह एस्ट्रोनॉमिकल वर्क। दो स्टेटमेंट दिए हैं, सवाई जयसिंह एस्ट्रोनॉमिकल वर्क। क्वेश्चन इस टॉपिक से आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर जिस तरीके से पूछा है यह बहुत बड़ी बात है और जहां से पूछा है वो उससे भी बड़ी बात है। सर आपको शायद इस क्वेश्चन का सोर्स कहीं 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 देखने को नहीं मिल सकता। मतलब आप इस पर रिसर्च भी करने निकलोगे ना, तब भी शायद आप इसका सोर्स ना ढूंढ पाए। पर पूछिए मत सर, इस सोर्स को ढूंढने के लिए, सिर्फ इस एक क्वेश्चन को ढूंढने के लिए मुझे 2.5 से 3 घंटे लग गए, सिर्फ इस एक क्वेश्चन को ढूंढने के लिए। और मैं आपको सोर्स भी दिखाता हूं, इधर उधर से सिर्फ एक आधा स्टेटमेंट नहीं, डायरेक्ट आपको दिखाता हूं मैं लाइन। अब देखिए, ये यहां पर आप इस पैराग्राफ को देखिएगा, ये स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, और आप इस स्टेटमेंट को देखिएगा। सवाई जयसिंह के एस्ट्रोनॉमिकल वर्क के बारे में बात हो रही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ही लर्नड ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ यूरोपियन ऑब्जर्वेशंस एंड obtained the Lahaye's table from which he reproduced a diffraction table। अब सर यही स्टेटमेंट आप यहां देखिए, he learned of this the accuracy of European observation and obtained the Lahaye's tables from which he reproduced a refraction table। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल मैच कर रहा है, लाइन बाय लाइन मैच कर रहा है। ठीक है, अब आपको ये जानने की इच्छा हो रही होगी कि यार ये बुक कौन सी है जहां से ये जो क्वेश्चन है, मतलब शायद आप सोच भी नहीं सकते कि भाई ये आपकी एनसीईआरटी तो नहीं है, सॉरी, पर सोर्स में बताऊंगा। सेकंड स्टेटमेंट और देख लीजिए, मैं इसका राइट आंसर और आपको बता दूं, फिर देन सोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि his astronomers also developed a telescope of their own to observe the lunar phases of Venus। अब देखो, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, यहां पर आप देख भी रहे होगे। सेकंड स्टेटमेंट में इन्होंने गड़बड़ कर दी। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट में क्या गड़बड़ कर दी, यहां पर क्या कह रहा है, देखो यहां पर क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि his astronomers also developed a telescope of their own। ठीक है, ये गलत है। यहां पर आप देखोगे his astronomers also used a European telescope by which they could observe a lunar phase of Venus। तो ये खुद से नहीं,
यूरोपियन टेलीस्कोप की मदद से इन्होंने ये सारी ऑब्जर्वेशन निकाली थी। तो इसीलिए ना हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है दोस्तों ये गलत हो जाता है। राइट हमारा सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट है, यानी कि आंसर होगा ओनली 1। ठीक है, यहां तक क्लियर है, हम आंसर तक पहुंच चुके हैं। सोर्स आपके सामने मैंने दिखा दिया है, आपकी बुक में है, मतलब आपकी बुक नहीं है, पर जो मैं सोर्स दिखाऊंगा सर मैं क्या कहूं, मतलब मेरा सर चकरा रहा था जब मैं ये क्वेश्चनों के सोर्सेज ढूंढ रहा था। मतलब कुछ होता है ना कि एक बच्चे को यार उम्मीद तो दो पढ़ने की कि यार आप हिस्ट्री पूछ रहे हो, चलिए 5-6 क्वेश्चन ही सही, आप पूरे नहीं, आधे नहीं, 25%, 30%, कुछ परसेंट तो छोड़िए सामने वाले के सामने, बच्चे के सामने उम्मीद की यार वो बच्चा वहां से पढ़ ले। सर आपको मैं बताऊं ये सोर्स बुक, अब आपको मैं बताता हूं कि ये जो स्टेटमेंट हमने यहां से डायरेक्ट इन्होंने दिए हैं, उठाए हैं, वो कौन सी बुक से उठाए हैं। सर ये एक और नया सोर्स निकल कर आया है, उपेंद्र सिंह नहीं है ये एक और नया सोर्स है आपका, मिडिवल इंडिया द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन बाय इरफान हबीब। ये इनकी बुक है मिडिवल इंडिया द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन। इसी बुक में सर एक चैप्टर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी नाम से, पेज नंबर 197 से, पेज नंबर 197 से वो चैप्टर स्टार्ट होता है। किसी के पास अगर बुक होगी कोई ऑप्शनल का स्टूडेंट तो वो वहां पर चेक भी कर सकता है। इस बुक में ये पूरा सोर्स यहां पर मेंशन किया हुआ है। अब सोच के देखिए कि यार हम एनसीईआरटी हिस्ट्री की तो अच्छे से प्रिपेयर कर नहीं पा रहे, ये वाली बुक में कहां से ये लोग क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या मतलब बनता है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। सर देख के मैं हैरान हो गया कि यार ये क्यों पूछ रहे हैं ऐसी ऐसी बुक से क्वेश्चन। तो मेरा मकसद दोस्तों बस आपके सामने चीज़ों को लेकर आना है कि यार चीज़ें, मतलब एक होता है ना कि चलो ठीक है मैं तैयारी ना भी कर पाऊं बट मुझे ये सच्चाई पता रहे कि यार ये कहां से आया है। क्योंकि कई बार ना हमारी एनसीईआरटी में चीज़ें होती हैं पर हम इस वहम में होते हैं कि यार ये किसी दूसरी बुक में पूछा हुआ है, तो वो क्लियरिटी होनी ज़रूरी है। पर ये वाला जो क्वेश्चन है आपके सामने जो है दोस्तों, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है। कहां पर मेंशन है? मिडिवल इंडिया द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, इरफान हबीब की बुक है। पढ़नी बिल्कुल भी नहीं है, देखनी भी नहीं है, उठानी भी नहीं है। बस आपने मेरी वीडियो से जान लिया, ठीक है, हवा बनाने के लिए आपने बस एक क्वेश्चन का सोर्स आपको पता हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। नहीं आ रहा क्वेश्चन, छोड़ के चले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। भाई बहुत टफ पूछी थी हिस्ट्री इस बार आपके एग्जाम में। इस बार की जो हिस्ट्री थी ना वो सबसे टफेस्ट हिस्ट्री में मान के चल सकता हूं। पूरे सारे सब्जेक्ट में आपकी हिस्ट्री सबसे टफ थी यार। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जॉर्वे कल्चर ऑफ द डेक्कन। ठीक है, जॉर्वे कल्चर के बारे में बात हो रही है यहां पर। अब 3 स्टेटमेंट है। ठीक है, पहला है कि इट कवर्स प्रैक्टिकली द होल ऑफ मॉडर्न महाराष्ट्र एक्सेप्ट द कोस्टल कोंकण डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कि भाई महाराष्ट्र, मॉडर्न महाराष्ट्र में पूरा का पूरा ये कल्चर एग्जिस्ट करता है कोंकण डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर। ठीक है, सेकंड कह रहा है कि द प्रवरा गोदावरी वैली सीम्स टू हैव बीन द न्यूक्लियर जोन। चलिए, थर्ड कह रहा है कि द लार्ज साइट ऑफ दिस कल्चर यील्ड एविडेंस ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। अब यार ऐसे क्वेश्चन ना तो तुक्के से किए जा सकते हैं और नॉलेज तो मतलब दूर की बात है, ऐसे क्वेश्चन में आपको ज्यादा नॉलेज भी नहीं होगी। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका एक ये वाला जो सेकंड ऑप्शन है ना, ये सीडीएस 2012 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिल जाएगा। बट बात यह है कि यार ये सेकंड ऑप्शन पता होने के बाद भी कि ये सही है, हम सही आंसर पर पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, तो आंसर हमें बी सी डी में से एक को चुनना होगा। तो इन्होंने जो हिस्ट्री पूछी है सर बहुत टफ पूछी है। अगर आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में समस्या हुई है, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, वो हर एक बच्चे को ही होगी। क्योंकि जो ये सोर्सेस इस्तेमाल किया है ना दोस्तों इन्होंने, मैं आपको दिखाता हूं। इस क्वेश्चन का सोर्स आपकी उपेंद्र सिंह, चैप्टर का नाम है हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया। यहां पर आप देखिए जोरवे कल्चर ऑफ द डेक्कन, यहां पर पहला स्टेटमेंट ये आप जो देख रहे हैं वो आपको यहां देखने को मिलेगा। ठीक है, आप यहां पर देख रहे हैं, इट पूछ रहा है कि यहां पर देखिए कवरिंग प्रैक्टिकली द होल ऑफ मॉडर्न महाराष्ट्र एक्सेप्ट द कोस्टल कोंकण डिस्ट्रिक्ट, वही आपका पहला स्टेटमेंट है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करूं, द प्रवरा गोदावरी वैली सीम्स टू हैव बीन द न्यूक्लियर जोन ऑफ दिस कल्चर। ठीक है, ये बिल्कुल आपका यहां से देखने को मिल रहा है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है द लार्ज साइट ऑफ कल्चर यील्ड एविडेंस ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। सर ये थर्ड स्टेटमेंट ना यहां पर गलत है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। क्यों?
क्योंकि देखो यहां थर्ड स्टेटमेंट जो कह रहा है कि भाई ये कल्चर जो है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इस्तेमाल किया करते थे लार्ज साइट्स में, ऐसा नहीं है। लार्ज साइट्स में रिप्रेजेंट है परमानेंट एग्रीकल्चर विलेज, ठीक है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर नहीं है, परमानेंट एग्रीकल्चर है। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ना ये गलत है। आंसर आपका 1 और 2 होगा राइट आंसर। सोर्स है आपका उपेंद्र सिंह। दिमाग खराब कर दिया है भाई यूपीएससी ने इस बार, सारे के सारे क्वेश्चंस। चलिए एक एक करके दिखा ही रहा हूं मैं वैसे आपको। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, 2 क्वेश्चन देख लिए। एक हमारा एकदम अजीबोगरीब सोर्स, दूसरा उपेंद्र सिंह जिसकी हमें पहले भी जानकारी थी, पर मैं पढ़ने के लिए हमेशा सजेस्ट पहले भी मना किया है और अब भी मना ही करूंगा। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, सेट ए का सेकंड क्वेश्चन है हमारा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मदुरई कैपिटल सिटी ऑफ पांड्या किंगडम। मदुरई के बारे में हमें चीजें बतानी है। 3 स्टेटमेंट दिए हैं, चलिए मैं सोर्स के साथ ही आपको डिस्कस करता हूं। पहला है इट हैज बीन डिस्क्राइब इन Madurai Kanchi as a large grand city enclosed by walls on 3 sides and the Vagai river on the 4th sides। सर ये स्टेटमेंट आपका यहां पर मेंशन किया हुआ है कि देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ मदुरई इन मदुरई कांची। इट डिस्क्राइब इट एज अ लार्ज ग्रैंड सिटी इनक्लोज्ड बाय वॉल्स ऑन 3 साइड्स एंड द वैगई रिवर इन द 4th। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट एकदम हूबहू लाइन बाय लाइन आपकी उपेंद्र सिंह की बुक में देखने को मिलेगा। देन जो थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि अदर लिटरेरी सोर्स डिस्क्राइब एज अ मेजर क्राफ्ट सेंटर, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि लिटरेरी सोर्स डिस्क्राइब मदुरई एज अ मेजर क्राफ्ट सेंटर। क्लियर है। उसके बाद बीच का स्टेटमेंट है सेकंड, द अर्थशास्त्र मेंशन इट एज अ सेंटर ऑफ फाइन कॉटन टेक्सटाइल। ये देखिए, अर्थशास्त्र मेंशन मदुरई एज अ सेंटर ऑफ फाइन कॉटन टेक्सटाइल। देखो क्या करना है क्या नहीं करना है परेशान मत होइए, बस अभी इस वीडियो में सोर्सेस का मजा लीजिए। ये कैसे होंगे, कैसे कवर किए जाएंगे, सर घबरा आप भी रहे होगे और घबरा मैं भी रहा हूं कि यार आपको क्या सजेस्ट करूं मैं ऐसे टाइम पर। बट इस वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा मैं आपसे। बस अभी के लिए ना जान के रखो, एक जानकारी रखो दिमाग में कि यार आखिर क्या है हिस्ट्री जो आ रही है। मतलब ठीक है आपके पहुंच से बाहर है, पर ये पता रहे कि वो पहुंच है क्या, कि इन फ्यूचर अगर चीजें बढ़ती चली जाती हैं तो कल हम सोचेंगे इस बारे में, पर अभी के लिए नहीं। ठीक है, तो ये सोर्स उपेंद्र सिंह से हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आता हूं। यहां पर पूछ रहा है मौर्यन स्टेट एंड द फॉरेस्ट पीपल के बारे में। अच्छा, इसका आंसर ना तीनों है, ध्यान रखिएगा तीनों सही है। ठीक है, तो यहां पर मौर्यन स्टेट और फॉरेस्ट के बारे में क्वेश्चन है। 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, पूछा है। अब देखो यहां पहली बात तो भाई पूछा जहां से है वो एक सबसे अलग ही सोर्स है उपेंद्र सिंह। फिर पूछने का तरीका भी इन्होंने यूपीएससी पैटर्न पर, मतलब मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये सीएससी का पेपर बनाने जा रहे थे, गलती से सीडीएस के क्वेश्चन में यहां पर जो है पेपर में इन्होंने हिस्ट्री डाल दी। पता नहीं क्या चल रहा है इनका हिस्ट्री में, बच्चे के पास उम्मीद ही नहीं छोड़ रहे ये लोग। ठीक है, अब देखो उपेंद्र सिंह में यहां पर आपका ये है पेज 348 पे, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया। ठीक है, मौर्यन स्टेट एंड फॉरेस्ट पीपल। तो यहां पर आप देखेंगे, आप देखो आप यहां पर फोकस करना, मैं यहां पर स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, आपको दिखेगा कि चीजें बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, मैं आपको यहां पर पढ़ के सुना रहा हूं कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि द फॉरेस्ट पीपल वर सब्जेक्टेड टू न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस एंड द नेसेसिटी टू सबऑर्डिनेट एंड एसिमिलेट देम लेड टू अ चेंज इन द अर्लियर एटीट्यूड ऑफ एक्सक्लूडिंग दीज पीपल फ्रॉम द इंपीरियल टेरिटरी। सर बिल्कुल हूबहू आपका स्टेटमेंट उपेंद्र सिंह की बुक से। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द स्टेट रिकॉग्नाइज दैट द फॉरेस्ट प्रोड्यूस वाज द सोल मोनोपोली ऑफ फॉरेस्ट पीपल। ठीक है, सोल मोनोपोली जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होगा उस पर पूरी मोनोपोली किसकी होगी, फॉरेस्ट के, जंगल के लोगों की। पर यह स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, क्योंकि यहां मेंशन है कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस वाज कंसीडर्ड एज अ स्टेट मोनोपोली। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि स्टेट वाज कंसर्न विद द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड टू दिस एंड ऑफ द बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट वाज प्रोहिबिटेड। बिल्कुल सही है, यहां पर ये कंसर्न यहां पर दिखाया गया है और बताया गया कि प्रोहिबिशन जो बर्निंग है फॉरेस्ट को उसे प्रोहिबिट किया गया है। ठीक है, उसके बाद लास्ट ऑप्शन है द फॉरेस्ट पीपल कुड बी हार्नेस्ड टू सर्व द स्टेट एंड कुड बी यूज्ड एज ट्रूप, स्पाइज एंड असैसिन्स। सर ये रहा स्टेटमेंट, फॉरेस्ट पीपल कुड बी हार्नेस्ड टू सर्व एज द स्टेट इन टर्न्स recommends that they could be used as troops, spies and assassins. सेम उपेंद्र सिंह, क्या ही कहा जाए, उपेंद्र सिंह से ये क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन।
हु प्रोपेंडेड कश्मीर शेविज्म, ठीक है, किसने कश्मीर शेविज्म को प्रोपेंड किया, ठीक है, यहां पर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आ चुके हैं। इसका सोर्स भी आपका उपेंद्र सिंह, हमारी प्यारी, हमारी तो नहीं, यूपीएससी की प्यारी, क्योंकि ऐसी बुक से प्यार ना ही करे तो ही अच्छा है। मतलब बुक बहुत अच्छी है यार, देखो कोई डाउट नहीं है, पर ऐसी बुक को पढ़ना ना बेवकूफ़ी मानूंगा मैं। अच्छा यहाँ पर ना मैं चलिए क्वेश्चन लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो बता रहा है कि कश्मीर शिवा स्कूल के बारे में डिस्कशन हो रहा है। स्टेटमेंट कह रहा है कि द आइडियाज ऑफ द कश्मीर शिवा स्कूल आर कंटेन्ड इन द शिव सूत्रा which according to the tradition were revealed by the god himself as a sage named वासुगुप्ता, ठीक है। तो यहां पर वासुगुप्ता है जो इसे प्रोपेंड करने के पीछे इनका जो है मतलब पर्सन है। हु प्रोपेंडेड द कश्मीर शेविज्म, वासुगुप्ता इज द राइट आंसर। अब जो ये अभिनव गुप्ता है, रामाकांता है, रंगनाथ आचार्य हैं, ये एसोसिएटेड हैं, बट ये प्रोपाउंडर नहीं है। यहां पर मेंशन भी है दोस्तों आगे कि लीडिंग फिगर यहां पर अभिनव गुप्ता, रामाकांता, ठीक है। तो ये भी आपका सोर्स किससे है? उपेंद्र सिंह से। अब मैं जो कहना चाह रहा था दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, इतने सारे सोर्स आपने उपेंद्र सिंह से देख लिए। अब आपको ना ये लगेगा कि यार CAPF 2023 में भी मैंने देखा उपेंद्र सिंह से चीज़ें पूछी गई थी, CDS 2 2023 में भी चीज़ें उपेंद्र सिंह से पूछी गई थी, तो क्या यार मुझे उपेंद्र सिंह पढ़ना शुरू कर देना चाहिए? कल एक बच्चे का बहुत अच्छा मैसेज आया कि सर मैं सोच रहा हूँ कि बुक तो उपेंद्र सिंह बहुत वास्ट है, बट मैं एक आइडिया लेकर चल रहा हूँ कि डेली 20 पेजेस में पढ़ना शुरू करूँ, 10 से 20 पेज। आइडिया अच्छा है, तरीका अच्छा है कि भाई 800 900 1000 पेजेस की बुक को रोजाना 10 20 पेज भी पढ़ूंगा तो एग्जाम तक कर लूंगा। पर यार ये सोचो कि सिर्फ पढ़ना ही मकसद है क्या? रिवीजन भी तो करना है, नोट्स भी तो तैयार करने हैं, जो आप पढ़ रहे हो उसे याद भी तो रखना है। भाई इस बुक में ना एक एक पेज पर कम से कम 50 फैक्ट देखने को मिल जाएंगे। उन 50 फैक्ट्स के कितने नोट्स बनाओगे, कितने आप उनको याद रखने की कोशिश करोगे? तो चाहे आप एक पेज रोजाना पढ़ो, चाहे 10 पेज पढ़ो, सर मेरा हमेशा यही सजेशन रहेगा कि आपको उपेंद्र सिंह नहीं पढ़नी है। हिस्ट्री उपेंद्र सिंह से आए तो आए, हम हिस्ट्री छोड़ के चले जाएंगे पर पढ़ेंगे नहीं उपेंद्र सिंह। देखो यार, मैं कभी ये बात नहीं कहता कि कोई भी सब्जेक्ट छोड़कर जाना है, इसके बारे में भी मैं एंड में बताऊंगा कि हिस्ट्री में आखिरकार करना क्या है। पर अगर क्वेश्चन यहां उपेंद्र सिंह से पूछे जा रहे हैं अभी के लिए तो मैं बिल्कुल मना करूंगा। आगे इन फ्यूचर हो सकता है कि 20 क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन उपेंद्र सिंह से आ जाए। अभी देखो सारे क्वेश्चन उपेंद्र सिंह से नहीं आए, 20 क्वेश्चन अगर देखने को मिल रहे हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको उपेंद्र सिंह से मिल जाएंगे। पर इस 5 से 6 के लिए, इस 5 से 6 25% क्वेश्चंस के लिए मैं आपको उपेंद्र सिंह बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। फ्यूचर में 100 क्वेश्चन, मतलब टोटल अगर सारे 20 के 20 उपेंद्र सिंह से आ रहे हैं तो मैं जरूर इस पर खुद आपको नोट्स बनाकर दूंगा। आपको तब भी मैं मेहनत करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप नहीं कर पाओगे दोस्तों, आप अपना पूरा का पूरा समय खराब कर दोगे। पर अभी ना तो मैं खुद मेहनत करना चाहूंगा, ना ही मैं आपको मेहनत करने के लिए कहूंगा। हाँ, एक सजेशन मैं जरूर दूंगा कि यार जहां जहां से उपेंद्र सिंह से क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वहां उस एरिया को तैयार कर लो। बस ये काम आप एक कर सकते हो, जो कि मैंने भी अपने गेम चेंजर में स्टूडेंट्स को करके दिया है कि भाई जहां जहां से पहले उपेंद्र सिंह में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने उनको वहां से नोट्स, हाईलाइटेड पीडीएफ्स सब कुछ प्रोवाइड कराया है। तो वहां से बात बन जाए तो ठीक है, अन्यथा आपको परेशान नहीं होना है। मेरा तो यही कंक्लूजन रहने वाला है, ठीक है। पर फिर इसके बाद करना क्या है वो एक बार मैं आपको एंड में फिर से सजेस्ट करूंगा, ठीक है। तो यहां ना उपेंद्र सिंह के बारे में मैंने डिस्कशन कर दिया। मैंने इसलिए यहां पर बीच में किया दोस्तों, क्योंकि लगातार उपेंद्र सिंह के 4-5 सोर्सेस अभी आपने देखे, तो आपके दिमाग में ना ये बात चलने लगेगी कि यार क्यों ना मैं अब उपेंद्र सिंह को पढ़ना ही शुरू कर दूं। तो वो गलती मत करना। बहुत सारे बच्चों का मैसेज मेरे पास आया इस चीज को लेकर, ठीक है। चलिए, तो 5 क्वेश्चन हो गए। अब छठा क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन है कि मन कुतूहल अ वर्क ऑन म्यूजिक वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द एजेस ऑफ, ठीक है। किसके अंडर में ये मन कुतूहल जो है म्यूजिक का जो वर्क है वो प्रिपेयर किया गया था? तो 4 ऑप्शन है, राजा मानसिंह ऑफ ग्वालियर, तानसेन, मीराबाई, अमीर खुसरो। सर इसका सोर्स भी आपको तमिलनाडु से देखने को मिलेगा। क्लियरली मेंशन है कि राजा मानसिंह ऑफ ग्वालियर वाज अ ग्रेट लवर ऑफ म्यूजिक, ही एनकरेज द कंपोजिशन ऑफ ग्रेट म्यूजिकल वर्क कॉल्ड मन कुतूहल, ठीक है। ये क्लियरली राजा मानसिंह ग्वालियर। आसान क्वेश्चन एक भी नहीं है हिस्ट्री में, ये बात ध्यान में रखिएगा। कहीं मैं गलती से बीच में बोल भी दूं ना तो माफ करिएगा, पर सर ये सब डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मान कुतूहल आंसर ए है। मैंने आपको सोर्स जरूर दिखा दिया, तमिलनाडु से पूछा हुआ है, बट बिल्कुल भी आसान नहीं था ये क्वेश्चन,
ठीक है। हाँ, तुक्का वुक्का लगाकर सर आप हिस्ट्री में काफी सारे क्वेश्चन कर सकते थे, वो एक अलग स्ट्रेटेजी है जो फिर कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें जो है गेस मार्किंग करनी होती है ऐसे डिफिकल्ट पेपर में। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन एन इंपॉर्टेंट अर्ली चोला पेंटिंग डिस्कवर्ड एट द बृहदेश्वर टेम्पल थांजावुर इन 1931। ठीक है, कौन सी पेंटिंग की बात हो रही है? अब सर इसमें जो राइट आंसर है आपका शिवा एज योगा दक्षिणा मूर्ति है, और ये हमने कहां से लिया है? आपकी बुक है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। मतलब सब कुछ कवर किया है इस बार हिस्ट्री में यूपीएससी ने, पर जो सोर्स काम के हुआ करते थे ना, लाइक थीम्स हुआ, स्पेक्ट्रम हुआ, वहां से कुछ भी नहीं लिया। ये है हमारी यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन। ठीक है, देखो यहां पर अब क्वेश्चन है हमारा, चोला पेंटिंग डिस्कवर जो की गई थी बृहदेश्वर टेम्पल में, तो वहां पर कौन सी उसको एम्फसाइज कर रहा है यहां पर? तो देखो यहां कह रहा है कि दो चोला पेंटिंग आर सीन इन नर्तमाला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर दोज इन बृहदेश्वर टेम्पल। ठीक है, बृहदेश्वर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेंटिंग मिली है, और वो किस को लेकर मिली है? यहाँ पर द पेंटिंग शोज नरेशन एंड एस्पेक्ट रिलेटेड टू लॉर्ड शिवा, शिवा इन कैलाश, शिवा इन त्रिपुरंतका, शिवा एज नटराज। मतलब आप देखेंगे ज्यादातर ना सिर्फ शिवा के बारे में डिस्क्रिप्शन है, तो जो आंसर बी है ना आपका, या बी ऑप्शन शिवा एज योग दक्षिणामूर्ति, नीचे भी आपको यहां मेंशन किया है दक्षिणामूर्ति के बारे में, योग दक्षिणामूर्ति। तो राइट आंसर आपका बी है। सेम डिफिकल्ट क्वेश्चन स्किप किया है, बहुत अच्छी बात है, तुक्का लगाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर यह क्वेश्चन करने लायक थे भी और नहीं भी। अगर आप यहां पर कुछ गेस मार्किंग कर पा रहे हैं कि यार आप जितना भी पढ़ेंगे ना चोला के बारे में या बृहदेश्वर के टेम्पल के बारे में, तो यहां पर ना ज्यादातर इनका जो एम्फेसाइज होता है ना दोस्तों शिवा पर होता है। तो इसीलिए अगर आपने कभी तुक्का भी मारने की वहां कोशिश की होगी ना, गेस मार्किंग भी की होगी, तो बी ऑप्शन राइट किया होगा। तो ये बात जरूर ध्यान रखना यार, ये बात मैंने ज्योग्राफी में भी कही थी कि अब ना पेपर जो हमारे आ रहे हैं वो थोड़े थोड़े ना सीएससी पैटर्न पर आ रहे हैं। सीएससी पैटर्न क्या है? सीएससी पैटर्न है कि आपके डायरेक्ट सोर्सेज से कुछ नहीं होगा, पर वहां पर आप अगर लॉजिक लगा पा रहे हो, कुछ हिंट ढूंढ पा रहे हो, कुछ तरीका ढूंढ पा रहे हो उसे अटेम्प्ट करने का, उसके आंसर तक का, तो आप वहां पर सही कर ले जाओगे। और सर यही तरीके से ना बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन ले पाते हैं। आपने कई बार अगर सीएससी के स्टूडेंट्स का इंटरव्यू सुना हो तो वो क्या कहते हैं कि यार जो डायरेक्ट सोर्सेज के क्वेश्चंस है ना, वो तो थोड़े अटेम्प्ट करने के बाद ही खत्म हो जाते हैं। फिर तो बस उस बच्चे की जीत है जो बच्चा जिसने बहुत सारी टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट की हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, और ये करने के बाद उसने अपनी एक स्किल डेवलप कर ली है कि बिना आते हुए भी मैं कैसे अपनी गेस मार्किंग को अपनी प्रायर नॉलेज के बेसिस पर क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पा रहा हूं। तो बस ना धीरे धीरे आप ये सीखते रहो। देखो सारा काम करना है, हमें सब कुछ पढ़ना है, पर उसके साथ साथ ना ऐसी सिचुएशन के लिए भी अपने आप को तैयार रखना है, क्योंकि कुछ नहीं भरोसा कि कल सीएपीएफ हो, सीडीएस हो, इस तरीके से चीजें दोबारा पूछ ली जाए। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा ये हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, हु अमंग द फॉलोइंग चोला किंग एनकरेज द शैलेंद्र रूलर ऑफ श्री विजय टू बिल्ड बुद्धिस्ट विहारा इन नेगापट्टनम। सर ये भी आपका तमिलनाडु से उठाया गया क्वेश्चन है। डायरेक्ट आपका यहां मेंशन है कि राजा चोला अलाउड द शैलेंद्र किंग मार विजय तुंगा वर्मन टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एट नागापट्टिनम। ठीक है, किसने सजेस्ट किया था? राजा चोला ने। तो ये रहा आपका आंसर, राजा वन। ठीक है, क्लियर है आपका? बी ऑप्शन है। कहां से उठाया गया है? तमिलनाडु से। ये तमिलनाडु की बुक से दूसरा क्वेश्चन है। बस ये 2 ही क्वेश्चन तमिलनाडु से पूछे हैं, तो मैंने आपको यहां इसलिए बता दिया ताकि आप ये भी ना सोचने लगे कि यार आप तमिलनाडु को तैयार कर लें। सर तमिलनाडु को भी मत तैयार करिएगा, उसका भी बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, मतलब यार 1-2 क्वेश्चंस के लिए ना पूरी बुक को मत पढ़िए। 50 क्वेश्चन नंबर 9 है, सेट ए का 50 क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इन इंडिया बाय ब्रिटिश। ठीक है, अब इसके बारे में आपका कोई सोर्स तो नहीं मेंशन है, बट ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। आपके सीएपीएफ के 2015 के पेपर में सर बिल्कुल हूबहू यही क्वेश्चन, थोड़ा सा भी नहीं कहूंगा मैं तो, मतलब पूरा डायरेक्ट आपको यहां देखने को मिलेगा। अब देखो पहला स्टेटमेंट यहां क्या कह रहा है कि द प्राइवेट फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स फॉर रेलवेज वुड गेट लैंड फ्री फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ना आपको यहां देखने को मिलेगा स्टेटमेंट 4 में।
द कंपनीज वर टू गेट द लैंड फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट से मैं आपके ए स्टेटमेंट तक पहुंच गया। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है कि द इन्वेस्टर्स वुड गेट अ रिटर्न ऑफ 5% ऑन देयर कैपिटल फ्रॉम द गवर्नमेंट इफ दे रैन एट लॉस और सिक्योर्ड इन एडिक्वेट प्रॉफिट। ये स्टेटमेंट आपका स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि द कंपनीज वर गारंटीड अ रिटर्न ऑफ 5% ऑन देयर इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हो गया 1 एंड 4 हमने यहां पर देख लिए। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि द रेलवेज वुड बी जॉइंटली मैनेज्ड विद द गवर्नमेंट। द रेलवेज वुड बी जॉइंटली मैनेज्ड विद द गवर्नमेंट। अब यहां पर समझना, सीएपीएफ 2015 का ये क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किया है, यहां पर कह रहा है कि नॉट करेक्ट। ठीक है, यहां पर कह रहा है कि नॉट करेक्ट बताइए। तो अगर आपने इसे अटेम्प्ट किया है तो नॉट करेक्ट के बेसिस पे ना आपका सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, अब जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, यही स्टेटमेंट आपका थर्ड स्टेटमेंट दिया हुआ है। यहां पर कह रहा है कि द रेलवेज वर टू बी मैनेज्ड मेनली बाय द गवर्नमेंट। ये जो वर्ड है ना, मेनली बाय द गवर्नमेंट, इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाता है। ये जॉइंटली था, जो कि आपका थर्ड स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट करके दिया हुआ है। और 1 और 4 तो यहां पर बिल्कुल सही है, तो इसीलिए यहां पर ये 1 और 2 भी सही है। तो राइट आंसर आपका तीनों ऑप्शन होंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें यहां पर हिंट लेनी है, क्योंकि आप देख रहे हो कि कंप्लीटली पीवाईक्यू का ही एक रिफ्लेक्शन है, बस स्टेटमेंट का थोड़ा सा बेहतर कर दिया है और कुछ भी नहीं है। तो यहां हम इसे पीवाईक्यू से जो है कंफर्म कर सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा तीनों ऑप्शन सही है। सीएपीएफ 2015 से ये क्वेश्चन उठाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज वाज मोस्ट अफेक्टेड बाय डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया इन द 19th सेंचुरी। सर अब ये भी देखो, डायरेक्ट आपको कहीं एनसीईआरटी में नहीं देखने को मिलेगा, पर वही है कि आपके कॉन्सेप्ट अगर तैयार हैं, आपको चीज़ों की थोड़ी बहुत भी समझ है अपनी जो 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड की इंडस्ट्रीज़ की, कि कैसे इंडस्ट्रीज अफेक्ट हो रही थी, तो आपको आइडिया होगा कि उस समय की जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वो उनकी बहुत बुरी स्थिति हो रही थी इंडिया में। ठीक है, ये चीज़ आपने स्पेक्ट्रम में भी पढ़ी होगी। और देखो ये 8th क्लास की एनसीईआरटी में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। डायरेक्ट तो मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैं आपको लाइन दिखा पाऊं, पर थोड़ा सा आपको आइडिया जरूर लग जाएगा यहां पर कि किस तरीके से जो कॉटन इंडस्ट्रीज है उसकी हालत खराब हो रही थी। ठीक है, तो वही यहां पर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री वाज मोस्ट अफेक्टेड बाय द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड पे। तो राइट आंसर आपका ना कॉटन टेक्सटाइल होगा। गैस मार्किंग से भी कर सकते हो, डायरेक्ट सोर्स तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो वही एक तरीका बचता है। अब ना धीरे धीरे यार यूपीएससी ना वही आपका जो गैस मार्किंग वाला कॉन्सेप्ट है जो सीएससी में इस्तेमाल होता है कि बस लॉजिक लगाओ, कॉन्सेप्ट लगाओ, आंसर करो। ये मत सोचो कि कहाँ एनसीईआरटी में दिया हुआ है कहाँ नहीं दिया हुआ है। इस चीज़ का ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा ना उस तरीके पर आ जाओ बस। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, ये मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा हुआ है। यहाँ पर क्या है कि नेशनल मूवमेंट के कुछ अर्ली फेजेस के 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, ये जो है कांग्रेस से पहले बनने वाली ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी एंड अदर फॉर्म अ बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। आपको मैं सोर्स से ही दिखाता हूँ, इसका सोर्स आपको स्पेक्ट्रम में दिख जाएगा। जो पहला स्टेटमेंट है आपको यहां देखने को मिलेगा। देखो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो इजी है क्योंकि इस पर ना क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये मैंने हमेशा कहा है कि नीचे ये जो बॉम्बे की पॉलिटिकल एसोसिएशन है तीनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ना बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में कह भी रखा है कि देखो बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलांग, इन तीनों ने मिलकर 1885 में इसे बनाया था। अब यहां पर हमारा क्या है, वही सेम स्टेटमेंट है, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी फॉर्म द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो हमारा ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड हिज ग्रुप प्लान्ड एन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको यहां देखने को मिलेगा, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस और इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जिसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर बनाया था। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट ये भी सही है। कंफ्यूजन आपको हो सकता है थर्ड स्टेटमेंट को लेकर कि एओ ह्यूम्स डिसाइडेड टू क्रिएट एन ऑल इंडिया बॉडी एज अ राइवल टू द अबव ऑर्गेनाइजेशन टू गिव वेंट टू द ग्रीवेंस ऑफ द पुअर एंड द मार्जिनलाइज्ड इंडस्ट्री। अब सर हो सकता है कि आपको ये गलत लगे या सही लगे, मेरे साथ भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अब पता नहीं यूपीएससी यहां पर सही कहेगी इसे या गलत कहेगी, बट मेरा मानना है कि ये स्टेटमेंट भी सही है। थोड़ा सा इशू हुआ था राइवल को लेकर, पर अगर मैं देखूं कि सर एओ ह्यूम्स, ये एओ ह्यूम्स के लिए देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए ये जो ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो कोई
कंपिटिटर नहीं थी, ना ही राइवल थी। पर एओ ह्यूम्स एज अ ब्रिटिशर्स ये जरूर चाहेंगे कि यार इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस और इतने सारे अलग अलग लोगों के होने से ज्यादा बेटर है कि एक ऑर्गेनाइजेशन हो जहां पर ये इजीली उन्हें डील कर सके, ठीक है, उन्हें चैनलाइज कर सकें। तो यहां पर वही मेंशन है कि एओ ह्यूम्स डिसाइडेड टू क्रिएट एन ऑल इंडिया बॉडी एज अ राइवल टू द अबव ऑर्गेनाइजेशन टू गिव वेंट टू द ग्रीवेंस ऑफ द पुअर। तो एक तरीके से यहाँ पुअर्स के जो छोटे मोटे इश्यूज थे, ठीक है, वो भी कवर कर लिए जाएंगे और साथ में जितनी भी अदर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें सबको हटाकर एक इकट्ठा ऑर्गेनाइजेशन बना दी जाएगी। तो ये भी थर्ड स्टेटमेंट ठीक लगता है। आंसर यहां पर ऑल होगा, बाकी यूपीएससी क्या मानेगी वो हम उसकी आंसर की में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ कोर्ट पोएट ऑफ कृष्ण देव राय। अब कृष्ण देव राय इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं हमेशा कहता हूं कि यहां से एक ना एक क्वेश्चन आएगा, पर आता वो थीम्स एनसीईआरटी से। इस बार इन्होंने क्या पूछ लिया, इन्होंने पूछ लिया कोर्ट पोएट, जो कि आपके थीम्स में मेंशन नहीं है। तिमाना, ध्रुवजाति, मलाना तीनों कोर्ट पोएट है, सिद्धेश्वरा नहीं है। सोर्स आपका ल्यूसेंट है, यहां पर आप देख रहे होंगे कृष्ण देव राय के बारे में तीनों पोएट्स के बारे में दे रखा है, बट सिद्धेश्वरा के बारे में नहीं दे रखा है। अब फिर से वही सवाल कि सर ल्यूसेंट से क्वेश्चन आ गया तो क्या मैं ल्यूसेंट रट लूं? नहीं, नहीं रटनी है। एंड में बात करेंगे कि क्या रटना है क्या नहीं रटना। क्वेश्चन नंबर 13, द रॉयल पोर्ट्रेट्स ऑफ सिम्हा विष्णु एंड महेंद्र वर्मन आर फाउंड इन विच ऑफ द केव टेम्पल एट मल्लापुरम। अब देखो क्वेश्चन जैसे ही दोस्तों हमने अभी पीछे 12 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, उन 12 क्वेश्चनों को ही सर्च करने में, फाइंड आउट करने में सर दिन रात एक हो गई, बहुत मेहनत लग गई। आगे के क्वेश्चन सर्च किए पर नहीं मिले, ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत मिला है मैं आपको दिखाता हूं, बट अब ना ज्यादा कंक्रीट सोर्सेस यहां से आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको ना इनके आंसर बताता चलता हूं ताकि आपको ये पता रहे कि भाई आंसर क्या है। आंसर इसका आदिवरहा केव है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में करेक्ट पूछा है। अब देखो इस क्वेश्चन में ना आपको थोड़ा सा हिंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिल जाएगा। पीवाईक्यूज में एक टाइम पर एनडीए 2011 में एक क्वेश्चन आया था कि नॉट करेक्ट बताइए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन यूरोप। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहाँ पर, ब्रिटेन वॉज द फर्स्ट कंट्री टू एक्सपीरियंस द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और इस चीज के बारे में आपको शायद आइडिया भी होगा कि ब्रिटेन में ही फर्स्ट जो है टाइम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक्सपीरियंस किया गया था। पर यहाँ पर ये सेकंड स्टेटमेंट में क्या करें कि ये जर्मनी में हुआ था, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। फर्स्ट और थर्ड ये दोनों आपके राइट आंसर होंगे, ठीक है। ऑप्शन सी आपका इस तरीके से सही होगा। तो यहाँ से थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो या फिर कॉमन सेंस, अगर आपने ये चीज़ को इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में हल्की सी भी जानकारी है कि ये शुरुआत कहाँ से हुई थी, ब्रिटेन से हुई थी, ये आपको यहाँ पर आप इसको सही कर देंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। देन क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। भक्ति पोएट नामदेव के बारे में यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। अब इसका ना तो कोई सोर्स मिला है, ना ही राइट आंसर समझ आ पाया है अभी तक। हो सकता है कि 2 स्टेटमेंट सही है, हो सकता है कि 3 स्टेटमेंट सही है, बट अभी तक कोई पूरी तरीके से क्लियरिटी नहीं है दोस्तों। तो अगर देखो यहाँ पर ना जो भी जिस भी क्वेश्चन में आपको हमें मान लीजिए हमारी तरफ से कोई गलती हो जाती है या फिर हमें क्लियरिटी नहीं है और आपको ज़्यादा क्लियरिटी है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर उस चीज़ को मेंशन किया करें, क्योंकि दोस्तों कुछ हमारे जो क्लियरिटी है बच्चे कमेंट सेक्शन से भी क्लियर हो जाते हैं कि यार हाँ यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हुई है, इसे हमें इंप्रूव कर लेना चाहिए, और मुझे भी कुछ सीखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अपने कमेंट ना ज़रूर हमें शेयर किया करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उस बारे में बताएं, अगर अच्छी नहीं लगी है तो उस बारे में बताएं, कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं। जैसे एक बच्चे ने बहुत अच्छा सजेशन दिया था, हमारी एप्लीकेशन है अचीव CAPF नाम से, प्ले स्टोर पर आप सर्च कर सकते हैं, तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। तो वहाँ पर उनका एक अच्छा सजेशन था कि सर कुछ सब्जेक्ट वाइज PYQ आप मिक्स करके अरेंज करके एक साथ प्रोवाइड करा दीजिए। तो अब वो हम उस तरीके से आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। देन अदर एग्जाम्स के भी एक स्टूडेंट का सजेशन था। तो जो भी कुछ भी आपकी जो क्वेरी रहती है, सजेशंस रहते हैं, सर कमेंट सेक्शन को ज़रूर इस्तेमाल करा करें। अपना जो भी फीडबैक रहता है, क्वेश्चन सही गलत जिस भी तरीके की बात आपको हम तक पहुँचानी है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर अभी तक नहीं पता है। हो सकता है कि 2 स्टेटमेंट, हो सकता है 3 स्टेटमेंट। अगर आपको इसकी क्लियरिटी है तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करके बताएं, ठीक है। उसके बाद नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है, नॉट करेक्ट पूछा है। सर फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, बी ठीक है, डी ठीक है। आंसर होगा सी, टेकिंग कंट्रोल ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी ऑफ द स्टेट। ऐसा इस तरीके का फॉर्म ऑफ जो है प्रोटेस्ट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में नहीं देखने को मिला था कि सीधे कंट्रोल कर लो लॉ एंड ऑर्डर को बाय द स्टेट कांग्रेस वर्किंग कमेटी। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम फॉर्म दिख रहा है।
तो इसलिए आप इसे गलत कर सकते हैं, मतलब ये नॉट करेक्ट है तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका राइट होगा। बाकी ए, बी और डी ऑप्शन राइट है आपके। कोई ऐसा एग्जैक्ट सोर्स नहीं है, बस वो ये कि लॉजिक अंडरस्टैंडिंग से आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। अब कह रहा है कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज डायमंड माइनिंग कैरिड आउट ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड। इसके बारे में भी कोई एग्जैक्ट सोर्स नहीं है, बट अगर डायमंड माइनिंग के बारे में थोड़ा भी आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है तो आपको कहीं ना कहीं पन्ना रिलेट करने में आसानी हो जाएगी। तो आंसर इसका पन्ना होगा। आगे बढ़ते हैं। राणा कुंभ ऑफ मेवाड़ के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हैं। ये तीनों स्टेटमेंट दोस्तों सही हैं, 1, 2 एंड 3। कोई सोर्स इसका नहीं है, कोई आइडिया नहीं है कि कहां से पूछा, क्यों पूछा, क्या कारण था, बट आंसर 1, 2, 3 है। तो बिना समय गवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेडिसिन एंड रिलेटेड प्रैक्टिसेस इन मिडिवल इंडिया इज आर करेक्ट। ठीक है, मेडिसिन के बारे में पूछ रहा है। तो 3 टाइप के स्टेटमेंट है। अब तीनों स्टेटमेंट्स मिडिवल इंडिया से रिलेटेड है, इसीलिए हमने इसे हिस्ट्री में काउंट किया है। आंसर क्या है, सोर्स क्या है, दोनों का आइडिया नहीं है। मान के चलते हैं अभी के लिए जितने हमें आइडिया लगा है, जितना हमने फाइंड आउट किया है, तो तीनों स्टेटमेंट इसके राइट हैं। पर इसमें हो सकता है कि दोस्तों हमसे कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई हो, क्योंकि इसका कोई ऐसा सोर्स नहीं देखने को मिला है, कोई आइडिया ही नहीं लग पा रहा है। तो इसीलिए इसका ध्यान रखिएगा। 97 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वीर शैविज्म इज करेक्ट। 3 स्टेटमेंट दिए हैं, खोजने की बहुत कोशिश की, खोजते खोजते हमारा एक स्टेटमेंट तो हमें पता चल गया दोस्तों। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और ये आपको उपेंद्र सिंह से ही देखने को मिलेगा। उपेंद्र सिंह में वीर शैविज्म के बारे में पहला स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है कि द सेक्ट ट्रेस्ड इट्स लीनियज टू 5 लेजेंडरी टीचर रेणुका, दारुका, घंटकर्णा, धेनुकर्णा और विश्वकर्णा। तो ये पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, बट रिमेनिंग 2 स्टेटमेंट नहीं देखने को मिले हैं। पर ऐसा माना जा रहा है कि ये सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक है। गूगल पर जब हमने इसको सर्च किया तो आंसर इसका जो आपका 1, 2, 3 होगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। और जो आधा अधूरा सोर्स है वो हमारा उपेंद्र सिंह है। तो यहां दोस्तों हमारे 19 क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री के देखने को मिलते हैं। 19 से 20 क्वेश्चन हिस्ट्री के मान के चलेगा। कुछ कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन हम लोग हो सकता है कि किसी और पार्ट में उसको इंक्लूड कर लें, वो हिस्ट्री के साथ साथ कुछ और चीज को भी कवर कर रहा हो। तो मान के चलो कि 19 से 20 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से पूछे गए थे, जिसमें से सबसे ज्यादा सोर्स जो है उपेंद्र सिंह रहा है। उपेंद्र सिंह से अराउंड 6 to 7 क्वेश्चन उपेंद्र सिंह। एक क्वेश्चन आपने देखा एकदम विचित्र सोर्स है। 2 क्वेश्चन आपके तमिलनाडु से पूछे गए हैं और एक क्वेश्चन आपका ल्यूसेंट से पूछा गया है। दुख की बात यह है कि जहां से क्वेश्चन आने चाहिए, यानी कि हमारी थीम्स एनसीईआरटी, यानी कि हमारे स्पेक्ट्रम, वहां से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। यह सबसे बड़े दुख की बात है। तो अब सारा एनालिसिस हो गया, सब कुछ देख लिया, जिसका प्रूफ था मैंने आपको दिखा दिया, जिसका नहीं था मैंने आपको बता दिया। कोशिश की दोस्तों मैंने इनके भी प्रूफ ढूंढने की, बट मुझे कुछ नहीं देखने को मिला, इसीलिए मैंने जस्ट आपको आंसर बताकर आगे बढ़ गया। अब बात कर लेते हैं कि यार आखिर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ना चाहिए, मुझे ये बताइए सर। बस देखो यार, एक चीज ध्यान रखना, हिस्ट्री के लिए अगर आप उपेंद्र सिंह पढ़ने के लिए सोच रहे हैं तो सर ये सबसे बड़ा हमारा ब्लंडर हो जाएगा। उपेंद्र सिंह मत पढ़िएगा। अगर आप तमिलनाडु पढ़ने की सोच रहे हैं, ये भी हमें अभी नहीं पढ़ना है। हमें अभी जितने भी सोर्स अभी आज हमने इस वीडियो में देखे हैं, हमें एक भी सोर्स नहीं फॉलो करना है। तो हमें करना क्या है? अब आप कहेंगे कि सर जब पूछ ही हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ से रहे हैं तो हम कैसे इनको ना फॉलो करें। सर बात को समझने की कोशिश करो। मैंने स्टार्टिंग में भी ये बात कही कि आप इन सोर्सेज को पढ़ भी लोगे ना, तब भी आपका कोई फायदा नहीं होने वाला, तब भी आप इन सब को रिवाइज नहीं कर पाओगे, इनके नोट्स नहीं बना पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। हिस्ट्री में इस समय यूपीएससी ने हमें यूं मान के चलिए कि एकदम अपाहिज कर दिया है। हमें समझ में ही नहीं आ पा रहा है कि हम क्या करें। पर फिर भी मैं आपको बस एक ये कहूंगा दोस्तों कि कुछ ना करने से बेटर है कि जो अभी तक चलता आ रहा था उतना कर लो। क्योंकि देखो यूपीएससी का ना ये ट्रेंड है, आपको भी पता है कि यूपीएससी अचानक से कोई एक नया सदमा दे देगी और फिर अगले साल वही पुराने ट्रेंड पर आ जाएगी। तो मैं बस यही कहूंगा कि अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे दोस्तों, हमारी थीम्स एनसीईआरटी, एक काम ये, दूसरा स्पेक्ट्रम, ठीक है, साथ में ल्यूसेंट को भी आप देख सकते हो। अगर कुछ करना है, हिस्ट्री को खाली मत छोड़ के जाना। बेशक इस अटेम्प्ट में CDS 1 2024 में हिस्ट्री ने सदमे दिए हैं,
ऐसी जगह से हिस्ट्री पूछिए जहाँ से एक क्वेश्चन भी कर पाना मुश्किल है, डायरेक्ट सोर्स तो भूल ही जाइए, पर फिर भी हिस्ट्री को छोड़ेंगे नहीं। थीम्स एनसीईआरटी अच्छे से रट लो, कोई भी एक क्वेश्चन भी अगर कल हिस्ट्री का थीम से फंसता है तो गलत नहीं होना चाहिए। हो सकता है दोस्तों इस बार हिस्ट्री में थोड़ा सा ये यहाँ पर हमने पेचीदा तरीका देखा, बट आगे फ्यूचर में ऐसा ना हो सकता है कि आगे थीम से ही क्वेश्चन आ जाए। यूपीएससी चाहती ये हो कि आप थीम से हट जाओ, आप अपने ट्रैक से हट जाओ। हो सकता है कि ये एक डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है यूपीएससी की तरफ से, समझ के चलिए कि यूपीएससी की हो सकता है कि चाल हो, ठीक है। तो थीम्स हमें करनी है, स्पेक्ट्रम हमें करनी है, ल्यूसेंट हमें करनी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि आपका एक तो भरोसा बना रहेगा हिस्ट्री पर, जो आप करते आ रहे हो वो करते रहो, कुछ भी नया मत फॉलो करो क्योंकि फॉलो करने लायक चीजें है ही नहीं, ठीक है। तो ये है दोस्तों मेरी तरफ से आपके लिए एक सजेशन कि हिस्ट्री के लिए थीम्स एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, लूसेंट पढ़ लीजिए। इसके अलावा अगर कहीं से भी क्वेश्चन आ रहा है, हाथ जोड़ के निकल आइए। तुक्का लगा पा रहे हो, गेस मार्किंग कर पा रहे हो, कोई अपना किसी अंडरस्टैंडिंग से उसे अटेम्प्ट कर पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हो तो भाई जैसी हालत आपकी है ना वैसी पूरी दुनिया की है। हिस्ट्री में कोई भी उपेंद्र सिंह पढ़ के नहीं जाता। इनफैक्ट यूपीएससी का कैंडिडेट भी हिस्ट्री में उपेंद्र सिंह नहीं पढ़ता है तो सिर्फ ऑप्शनल हिस्ट्री वाले स्टूडेंट जिनको बहुत कुछ पढ़ना होता है। तो ये है मेरा हिस्ट्री का पूरा एनालिसिस वीडियो दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा सजेशन समझ में आया होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कोई भी गलती मत होने दीजिएगा। ये सभी चीज़ों को समझने के बाद ऐसा मत करिएगा कि आप उपेंद्र सिंह या फिर ये सब चीज़ें पढ़ने लग जाएं, वो बहुत बड़ी ब्लंडर होगा, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। हो सकता है कि यूपीएससी हमें परेशान करना चाह रहा हो, थीम से ट्रैक से हटाना चाह रहा हो। तो अभी के लिए थीम्स ही पढ़िए, स्पेक्ट्रम ही पढ़िए, लूसेंट ही पढ़िए। बाकी इन फ्यूचर में उपेंद्र सिंह से कोई नए बड़े बदलाव अगर आते हैं तो मैं खुद आपको उपेंद्र सिंह तैयार करा के दूंगा। उस चीज़ के लिए मैं आपको यहाँ पर श्योरिटी देता हूँ, ठीक है। बट अभी कोई ज़रूरत नहीं है ना तो आपको पढ़ने की ना ही मुझे पढ़ने की। अभी बस अपने जो मेन सोर्सेज हैं उन पर फॉलो करिए, उनको फॉलो करिए, हिस्ट्री का थीम्स और स्पेक्ट्रम को फॉलो करिए। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब मिलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, परेशान नहीं होना है, ख्याल रखना है अपना, और जी जान के लगाकर अपना CAPF के लिए तैयार करना है। नेक्स्ट हमारा CAPF टारगेट है, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।